हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज हम बात करेंगे आपसे गैसों की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में, और हेनरी लॉ पर बात होगी, उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स और क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, इन सब पर हमारी बात शुरू होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो क्या है, दैट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी पर हमारी बात होगी। तो कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं सॉल्युबिलिटी पर फर्क डालते हैं, इसको देखते हैं। पहली चीज होती है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है प्रेशर। तो ये तीन चीजें जो हैं वो गैसों की सॉल्युबिलिटी पर फर्क डालती हैं। तो हम क्या बात करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला क्या है, दैट इज नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। गैस तो आपका एज ए सॉल्यूट की तरह काम करेगा। दूसरा क्या है, दैट इज टेम्परेचर। फिर इसके बाद तीसरा जो है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और यहीं पर हम बात करेंगे हेनरीज लॉ की। तो अगर बात किया जाए नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की, तो कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो सॉल्यूट में, जो सॉल्वेंट में प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाती हैं ज्यादा मात्रा में, जैसे अमोनिया हो गया और CO2 हो गया। तो ये सब जो होती है वाटर में ज्यादा सॉल्युबल हो जाती हैं। लेकिन यहीं पर जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये थोड़ी कम सॉल्युबल हुआ करती है। ये जो होता है उनकी केमिकल रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है, जिसको थोड़ा सा मेंशन करते हुए चलेंगे हम। हमने क्या बताया, पहले देखते हैं इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। तो सम गैसेस लाइक अमोनिया, CO2 dissolve in water, then non-aqueous solvent like benzene। अब यहां पर एक बात और समझें, ये तो हमने बता दिया आपको, जैसे अमोनिया क्या करता है, वाटर के साथ केमिकली रिएक्ट कर जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन ये कुछ लिक्विड के साथ कंबाइन नहीं करता। यहीं पर जैसे हाइड्रोजन ले लिया जाए, हाइड्रोजन जो होता है वो घुलेगा किसमें, इथेनॉल में घुल जाता, हाइड्रोकार्बन्स में घुल जाता है। तो वहां पर क्या होता है, इसको एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है। ये थोड़ा सा आपका एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ है, दैट बेस्ड अपॉन द एक्सपेरिमेंट। दूसरा जो आपसे हम बात करने वाले हैं, दैट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में बात करें, अगला क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहां पर जरा देखें, हमने क्या लिया, गैस को हमने सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा, दैट फॉर्म द सॉल्यूशन। अब यहां पर होता क्या है कि सॉल्यूशन जो बनेगा उसमें से गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हीटिंग इफेक्ट दिखाते हैं, वो बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। हीटिंग इफेक्ट का मतलब हम कह सकते हैं कि दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम क्या कह सकते हैं, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ली चैटेलियर प्रिंसिपल अगर हम अप्लाई करें यहां पर, तो अगर प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर
प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना नहीं है, टेम्परेचर को घटाना। तो हम क्या बताएंगे, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल पर अगर हम बात करें, देन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखते हुए चलना। आप नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। तब तक हम इंक मार्कर में यूज कर लेते हैं, कम हो रही है। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद जो हम बात करेंगे दैट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर का इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर प्रेशर का फर्क हम देखना शुरू करते हैं। अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो कुछ बातें समझिए आप। वो क्या है, ये हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या है, लिक्विड। ये क्या है, लिक्विड। अब यहां पर अगर मान लीजिए ये क्या है, गैसियस पार्टिकल हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, अगर हमने क्या किया, यहां पर प्रेशर अप्लाई किया, अगर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो ऐसी कंडीशन में गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अंदर जाएंगे। गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, अंदर जाएंगे, मतलब उसमें घुलना शुरू हो जाएंगे। तो एक बात हमको ये समझ में आई कि जो सॉल्युबिलिटी है दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए हमने क्या लिख दिया, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब एक बात आप समझिए, ये जो लिक्विड है इसका पर लीटर वॉल्यूम लेते हैं, पर लीटर वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात और समझिए, होता क्या है, गैस मॉलिक्यूल जब अंदर जाते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज डिसॉल्वेशन। लेकिन अगर गैस बाहर जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज इवोपरेशन। तो ये जो चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कहां पर, इक्विलिब्रियम स्टेज पर। और इक्विलिब्रियम स्टेज किसका होगा, वेपराइजेशन और डिसॉल्वेशन। वहां पर हम क्या देखते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। अब इसके बाद यहां पर एक चीज और कहा जाता है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। टाइम पर ये चीज थोड़ा सा चेंज करते रहते हैं। पहले हमने क्या बताया, मास ऑफ गैस डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन पर लीटर ऑफ द सॉल्वेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। उसी को हमने क्या टर्म यूज कर दिया बाद में, सॉल्युबिलिटी। अब इसके बाद एक साइंटिस्ट और हैं जिनका नाम क्या है, डाल्टन। डाल्टन ने यह बताया, अगर एक से ज्यादा गैसें होती है, क्या होता है, एक से ज्यादा गैसें होती हैं, मान लीजिए यहां पर क्या है, एक से ज्यादा गैसें हैं, तो वहां पर हम टर्म यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर का। क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर का। और फिर इन्होंने क्या कहा, और सॉल्युबिलिटी के लिए एक टर्म यूज किया, क्या, मोल फ्रैक्शन यूज किया। क्या यूज किया, मोल फ्रैक्शन। अब प्रेशर की जगह उन्होंने क्या यूज किया, क्या,
बताएं, दैट इज द पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर किसने बताया कि डाल्टन ने कहा था, ये दिया था। लेकिन इसके बाद जो है हेनरी साहब आते हैं, उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। हेनरीज लॉ, उन्होंने क्या कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, इन्होंने एक टर्म दिया, क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। यहां पर हमको इससे तो महसूस होता लगता है कि मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ये बात सही है। इसी को और फिर कैसे डिफाइन किया, इसको कहा पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन। अब इसको लिख सकते हैं P इज इक्वल टू हो जाएगा KH और ये क्या हो जाएगा X, जहां पर KH बराबर क्या कहलाता है, दैट इज द हेनरी कांस्टेंट। क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट। अब फिर से समझिए बात को, जो हमने कहा उसको। ये हमने कंटेनर लिया, कंटेनर में क्या है, हमने लिक्विड लिया, ऊपर क्या है, गैस है, प्रेशर बढ़ाएंगे तो हम क्या कहते हैं, मास ऑफ गैस डिसॉल्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। थोड़े समय बाद यही मास ऑफ गैस को अगला टर्म यूज किया गया, सॉल्युबिलिटी। फिर क्या कहा गया, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर दैट इज अप्लाइड इन द इक्विलिब्रियम स्टेज। और किसकी इक्विलिब्रियम स्टेज होगी, वेपराइजेशन और डिसॉल्वेशन। फिर डाल्टन साहब क्या बोलते हैं, अगर मान लो एक से ज्यादा गैसें हो गई, तब अगर एक से ज्यादा गैसें हो गई तो वहां पर आप क्या टर्म यूज करेंगे, पार्शियल प्रेशर का। एट लास्ट हेनरी ने क्या कहा कि जो आपका मोल फ्रैक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कि कैसे डिफाइन करेंगे, इधर थोड़ा सा देखें, कैसे डिफाइन करेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहां पर जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। यहां पर क्या बताया कि यहां पर गैस तो डिसॉल्व है ही है, ठीक है, यहां पर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, यहां पर भी गैस के मॉलिक्यूल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या कहा कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। आप केवल इतना याद रखें, इतना ये टर्म याद रखें बस, और कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हेनरी लॉ क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल्स ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें और समझेंगे, वो क्या बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि जो आपका गैस मॉलिक्यूल है, जो गैस मॉलिक्यूल है वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। अगर केमिकली रिएक्ट करेगा, एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा, तब ये नियम अप्लीकेबल नहीं होगा, दिस लॉ विल नॉट अप्लीकेबल। दूसरी बात क्या है, सेकेंड बात, कि गैस को आइडियली बिहेव करना है, और गैस को अगर आइडियली बिहेव करना है तो प्रेशर होना चाहिए कम और टेम्परेचर होना चाहिए मोर। तो यहां पर कुछ कंडीशंस है, देखें जरा कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है, प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, जो आपने गैस लिया वो लिक्विफाई हो जाएगी, प्रेशर आप सोचो कि आपने बढ़ा दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, गैस लिक्विफाई हो जाएगी, देन दिस लॉ विल नॉट बी एप्लीकेबल। दूसरी बात क्या है, नो केमिकल रिएक्शन, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह की केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखते हुए चलना, ठीक है, इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं।
इसको थोड़ा सा हम लिखते हुए चलते हैं जो अभी रूल्स बताया है। तो क्या है जरा समझें। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction in the solution। तो यहां देख सकते हैं P इक्वल टू हो जाएगा KH, क्या हो जाएगा X। अब एक बात और समझेंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज, वेपर फेज में जो पार्शियल प्रेशर, वेपर फेज में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अब एक बात समझें, अगर इसको हम ग्राफ पर प्लॉट करें तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्रेशर और ये क्या हो जाएगा एक्स। इस तरह की ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ग्राफ का एक अलग वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। अब एक बात समझें, जो KH होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ठीक है। KH जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब जरा देखें यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो KH की वैल्यू कम होती जाएगी और टेम्परेचर बढ़ाने पर गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, कम होती जाती है। तो लो टेम्परेचर पर गैस ज्यादा सॉल्युबल होती है। इसीलिए जो एक्वेटिक लाइफ होते हैं वहां पर क्या होता है, लो टेम्परेचर पर उनका सर्वाइवल जो होता है वो काफी आसान होता है। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसको थोड़ा सा आप सही कर लेंगे। जैसे KH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो जाएगा T, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो KH की वैल्यू बढ़ती जाएगी और सॉल्युबिलिटी जो है क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे आप, ठीक है। KH बढ़ाने पर टेम्परेचर बढ़ेगा और टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, दैट इज द हेनरी लॉ। अब इस पर इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, लेकिन कुछ बातें और समझिए। व्हाट इज इट्स यूज, इसका क्या यूज है हमारी डेली लाइफ में। तो अगर हम इसके यूज के बारे में बात करें आपसे, इसके बारे में, यूज के बारे में देखते हैं। जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, शैंपेन हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, वहां पर CO2 गैस को हाई प्रेशर पर सील कर देते हैं। मान लीजिए ये आपने क्या लिया, ये बोतल है, ठीक है। हाई प्रेशर पे कितना, 5 एटमॉस्फेयर में मान लो हमने क्या कर दिया, यहां पर CO2 गैस फिल कर दिया। और जब इसका ढक्कन खोलते हैं तो बाहर कितना एटमॉस्फेयर है, 1 एटमॉस्फेयर। तुरंत क्या होता है, ये बाहर निकलती है गैस। तो यहां पर जितना ज्यादा हमने प्रेशर अप्लाई किया उतना ज्यादा गैस सॉल्युबल थी और कम प्रेशर आने पर क्या हुआ, वो गैस बाहर निकल गई। दूसरी बात समझिए, सेकेंड कंडीशन क्या है, स्क्यूबा डाइवर्स। स्क्यूबा डाइवर्स में क्या होता है, यहां पर ये मान लीजिए सतह पर हैं हम, यहां पर होता क्या है कि जो गोताखोर लोग होते हैं वो अपने पीछे एक सिलेंडर लाद के जाते हैं, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है। तो होता क्या है, जैसे जैसे सतह से नीचे जाएंगे ऐसी कंडीशन में क्या होता है, वहां पर सराउंडिंग से
ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, पीछे सिलेंडर जो लिए रहते हैं उसी से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई को यूज किया करते हैं, ऑक्सीजन को यूज करते हैं। अब ये ऑक्सीजन के साथ साथ क्या होता है, नाइट्रोजन भी क्या होती है, नाइट्रोजन भी क्या होती है, घुलने लगती है उनकी बॉडी में, सॉल्युबिलिटी जो होती है उसकी भी हो जाती है। तो होता क्या है कि उनकी बॉडी, मान लीजिए ये नीचे गए तो यहां पर क्या हुआ कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी चली जाती है बॉडी में, डिसॉल्व हो जाती है। तो होता क्या है कि जब वो गोताखोर ऊपर की तरफ आता है तो ऐसी कंडीशन में जो वेन्स होती है नसों में, वहां पर क्या होता है, बेंडिंग हो जाती है। बेंडिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो काम करना कम कर देता है। वहां पर होता क्या है कि जो नाइट्रोजन गैस है पहले क्या हुआ, बॉडी में गई और फिर अचानक क्या हुआ, जब वो जैसे यहाँ पर क्या प्रेशर का डिफरेंस है, प्रेशर की क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो यहां पर क्या होता है कि जब नीचे से ऊपर की तरफ अचानक जाते हैं तो प्रेशर का डिफरेंस के कारण क्या होता है, जो घुली हुई नाइट्रोजन वो तुरंत जो होती है वो क्या होती है, ऑब्जर्व होती, दिखाई पड़ती है, जिससे वहां पर जो नर्वस सिस्टम होता है, जो वेन्स होती है, वहां पर क्या होता है, प्रॉब्लम आने लगती है। तो यहां पर क्या होता है, क्या करते हैं कि इसीलिए जो सिलेंडर होता है उसमें हम क्या क्या गैसें भरते हैं, एक तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम, इन तीनों का मिक्सचर भर देते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन जाती है, जो ऑक्सीजन जाती है वो ऑक्सीजन हाई प्रेशर पर होती है, तो उसी हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, हमारी बॉडी में ब्लड के साथ कंबाइन करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। चौथी कंडीशन क्या होती है, जो ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर एयर का प्रेशर कम हो जाता है, और जब एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि सराउंडिंग में क्या है, ऑक्सीजन की कमी है। और जब ऑक्सीजन की कमी है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जब प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को सप्लाई नहीं हो पाती तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि एनॉक्सिया, एक डिजीज बोलते हैं एनॉक्सिया, सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन बॉडी को मिल नहीं पाती। तो ये क्या हो गया, दीज आर द एप्लीकेशंस, इसको नॉर्मली याद रखना है। ठीक है, और बुक्स में आप पढ़ें, जहां पर भी डाउट होता फिर आप बताएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इससे जुड़ी हुई कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स है आपका फार्मूले पर बेस्ड है, ताकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक, नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन है, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water
इफ पार्शियल प्रेशर इज 0.987 bar and KH is equal to 76.84 किलो बार। वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को करें, फिर इसके बाद जो हम बताना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, पहला तो काम क्या करते हैं देखें, आप यहां पर सीधे लिखें पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है, अब आपको क्या बताना है, P अपान के एच इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। पार्शियल प्रेशर कितना दिया है, दैट इज 0.987 अपान ये हो जाएगा 7648 इंटू 10 की पावर 3। क्यों? क्योंकि किलो बार में दिया, ठीक है। किसमें दिया है? किलो बार में दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.29 इंटू 10 की पावर -5 ये हमको मिलता है। अब जरा बात को आप समझें, आपसे पूछा गया है कितने मिली मोल, कितने मिली मोल। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा n अपान n प्लस n। वाटर कितना है? 1 लीटर है। वाटर कितना है? 1 लीटर। तो यहां पर क्या करते हैं, आपको पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 होती है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं n बराबर 1000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 18, ये आपको मिलेगा 55.56। अब यहां पर लिख सकते हैं कितना, n अपान, और यहां पर क्या है, आप ले सकते हैं n प्लस n दैट इज इक्वल टू n। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम है जिसकी वजह से एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा, दैट इज 55.56 दैट इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -5, n इज इक्वल टू 1.29 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 55.56। इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा दैट इज 71,595 इंटू 10 की पावर -5 मोल्स। और इन्होंने क्या कहा है, मिली मोल्स। इन्होंने क्या कहा, मिली मोल्स। तो इसको लिखेंगे 71.595 इंटू 10 की पावर, यह आपका हो जाएगा -3 इंटू, इसको लिखेंगे कितना, -2 और 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.716, ठीक है। ये आपका हो जाएगा मिली मोल्स, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। अब एक बात आप समझें जो हम कहना चाहते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही चीजें क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। और इस पर आप ये ध्यान मत दीजिए कि हमने इसमें आंसर देखकर बता दिया। मेन हमारा मोटो क्या है, सीखना, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। इसीलिए क्या करें, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करें, जहां डाउट हो फिर आप बताएं। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीधे क्या करना, वैल्यू रखना, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा। और ये टॉपिक ऐसा है जिसमें कंफ्यूजन थोड़ा बहुत आ ही जाता है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग राउट्स लॉ पढ़ेंगे, तो वहां पर कोरिलेट करेंगे तो चीजें और क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी जो करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।